हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सारे एजम्पशन को हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग के बारे में, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में स्प्लिटिंग कैसे होता है हमारा, जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। मैंने बताया था कि मेटल के डी ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल्स में किसी टाइप का इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी एक तरह का क्या है, रिपल्सन होता है, यानी दोनों के बीच में एक रिपल्सन है। यानी जब भी क्या होता है, मेटल के डी ऑर्बिटल्स के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल जब एक दूसरे के अप्रोच में आते हैं तो जो जितने भी डी ऑर्बिटल्स थे हमारे डी जनरेट वाले, यानी इक्वल एनर्जी के जो भी डी ऑर्बिटल थे, वो क्या होते हैं, उनकी डिजनरेसी डिस्ट्रॉयड हो जा रही थी। डिस्ट्रॉयड होने के लिए वो क्या कर रहे थे, फिर टू पार्ट में हमारे जो डी ऑर्बिटल थे वो स्प्लिट कर जा रहे थे। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, हमारे पास जो तीन डी ऑर्बिटल्स जिसे हम लोग बोल रहे थे T2G, वो अलग स्प्लिट हो गए, और दो डी ऑर्बिटल जिसको बोल रहे थे EG सेट, वो अलग तरीके से क्या हुए, हमारे स्प्लिट हो गए। यानी हमारे जो पांचों डी ऑर्बिटल्स थे वो क्या होंगे, टू पार्ट में T2G और EG सेट्स के नए डी ऑर्बिटल में वो टूट जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, यानी जब 6 लिगेंड या 4 लिगेंड मेटल के अप्रोच में आएगा सेंट्रल एटम के, तो इस तरह का स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है। तो आइए इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल का मतलब जब भी सेंट्रल एटम के अप्रोच में क्या होंगे, 6 लिगेंड आएंगे, यानी 6 लिगेंड सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जब उसको चारों तरफ से घेरेंगे, तो इसके डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग किस तरीके से होगा, यानी कौन सा ऑर्बिटल हमारा हाई एनर्जी में जाएगा, कौन सा हमारा लो एनर्जी में जाएगा, डी जनरेट वाला डी ऑर्बिटल। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑर्बिटल को, यानी मेटल के ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल किस तरीके से बने होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने डी ऑर्बिटल के शेप को देखा था। तो अब देखिए, जो डी ऑर्बिटल का शेप हम लोग पढ़ रहे थे, पांचों डी ऑर्बिटल DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। अब इन सब शेप का जरूरत देखिए यहाँ पे हमें पड़ेगा, यानी हमें अब शेप पता हो गया, तो अब इस चीज को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड मेटल के अलोंग किस तरीके से, ठीक है, आते हैं, और स्प्लिटिंग कैसे होगा। तो बात करें अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हमारे पास सेंट्रल एटम के पास क्या है, 6 लिगेंड कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो अगर मैं बात करूं मेटल के, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के, देखिए कुछ हमारा इस तरह से बनता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे जो 4 लिगेंड होते हैं वो कहाँ रहते हैं, प्लेन पर। अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाऊं, XY प्लेन, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि जो 6 लिगेंड हैं, 4 लिगेंड हमारे क्या है, XY प्लेन पे है। तो ये मैंने एक प्लेन ड्रा कर दिया। अब इसमें अगर एक्सिस दिखा दिया जाए हम लोग, तो मान लेते हैं हमारा क्या है, कोई ये एक्स एक्सिस हो गया इधर, या ये एक्स एक्सिस को मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सेंटर में मेटल, और एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा Y एक्सिस, यानी जो लिगेंड्स हमारे पास हैं वो कुछ इस तरीके से कहा है, X और Y प्लेन के अलोंग, ठीक। लिगेंड कहाँ है, XY प्लेन पे, ठीक। यानी एक लिगेंड हमारा मान लेते हैं यहाँ पे है, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड इधर, और एक लिगेंड इधर। यानी हमारे पास देखिए 4 लिगेंड हमारे कहाँ है, XY प्लेन पे, और हमें पता है एक लिगेंड कहाँ होता है, एबव द प्लेन, और एक होता है हमारा बिलो द प्लेन। यानी एक लिगेंड इधर है, एक लिगेंड इधर है। यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म होता हुआ दिखेगा। यानी इसमें जो 4 लिगेंड है वो XY प्लेन पे हैं, और जो 2 लिगेंड है वो कहाँ है, Z वाले प्लेन पे है। यानी ये हमारा ये क्या है, Z एक्सिस पे, और ये हम लोग मान लेते हैं X एक्सिस पे, और ये वाला लिगेंड हमारा कहाँ है, Y एक्सिस पे। यानी ये हमारा हो गया X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस, और ये हो गया Z एक्सिस। तो 4 लिगेंड हमारे XY प्लेन पे, और 2 लिगेंड कहाँ है, Z एक्सिस पे है, यानी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। अब बात करेंगे मेटल के ऑर्बिटल की। तो अगर हम लोगों को और अच्छे समझना है इस प्लेन के बारे में, तो अगर मैं यहाँ पे एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाऊं, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाऊं,
ठीक, और हम लोग प्लेन को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से इस क्यूबिकल डायग्राम से। जैसे हमारे पास क्या है, एक ये बन गया क्यूब, और इस क्यूब में ठीक, अब हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो प्लेन है यही क्या है, एक्स वाई प्लेन है। यानी अगर मैं यहां से एक्सिस को ड्रा करूं, अगर मैं एक्सिस को यहां पे ड्रा करना चाहूं तो ये हमारा क्या हो गया, इधर हम लोग मान लेते हैं ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये वाला हमारा सामने वाला क्या बन गया, वाई एक्सिस। ठीक, ऐसे मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है इसके, ये हमारे पास क्या दिख गया, बन गया ये हमारा जेड एक्सिस। ठीक, तो इस तरीके से मैं इसको बना देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, जेड वाला एक्सिस। ठीक, तो अब हम लोग देख सकते हैं अगर सेंट्रल मेटल, अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे मेटल इधर बैठा हुआ है हमारा कहीं यहाँ पे सेंटर में, इसके यहाँ से गैप, ठीक है, हम लोग यहाँ पे मेटल बना देते हैं। ठीक, तो मेटल में अभी देख सकते हैं हमारे पास क्या बन गया, एक्स वाई प्लेन बन गया, और एक हमारा लिगेंड इस एक्सिस के ऊपर, एक बन गया एक्सिस के नीचे, यानी हमारे पास क्या है। अब देखते हैं, बात करते हैं देखिए लिगेंड की, तो यहाँ पे देखिए एक लिगेंड है एक्स एक्सिस पे, ठीक, यहाँ पे, और इधर इधर दो लिगेंड इधर हो गए एक्स एक्सिस पे, और कोई लिगेंड हमारा क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, एक लिगेंड मान लेते हैं इधर कहीं, ठीक, और एक लिगेंड मान लेते हैं इधर, और कोई लिगेंड हमारा कहाँ है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो मान लेते हैं कि लिगेंड इधर हो गया जेड एक्सिस पे, और एक लिगेंड हमारा इधर हो गया जेड एक्सिस पे। तो देखिए कुछ लिगेंड्स हमारे कुछ इसी तरीके से हैं, यानी हमारे कहाँ है, 4 एक्स वाई प्लेन पे है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो इस तरीके से भी हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गए, लिगेंड हो गए। तो मेटल के जो 5 डी ऑर्बिटल्स है, अगर उस चीज को समझना चाहें तो 5 डी ऑर्बिटल मैंने बताया था कि 3 हमारे ऐसे हैं जिनके लोब बिटवीन द एक्सिस है, यानी कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स वाले। यानी हमारे पास जो मेटल के 5 डी ऑर्बिटल है उसमें से हमारे पास 3 ऑर्बिटल, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स वाले जो ऑर्बिटल्स है, उनके जो लोब्स थे वो कहाँ थे, इस तरीके से कुछ थे, बिटवीन द एक्सिस, यानी एक्सिस के बीच में। और कुछ ऑर्बिटल मेटल के ऐसे थे, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके जो लोब्स थे वो एक्सिस पे ही थे, यानी ऑन द एक्सिस थे। तो कुछ लोब्स ऑर्बिटल कैसे हैं जिनके लोब कहाँ है, एक्सिस पे हैं। तो मेटल के पास तो दोनों टाइप्स के ऑर्बिटल होंगे कि डी ऑर्बिटल वाले मेटल हमारे पास है जिसके पास क्या है, डी ऑर्बिटल है। तो उस डी ऑर्बिटल के अंदर ऐसे भी ऑर्बिटल होंगे, यानी मेटल के अंदर क्या होंगे, ऐसे भी डी ऑर्बिटल होंगे और ऐसे भी डी ऑर्बिटल्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि कुछ ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके लोब कहाँ है, बिटवीन द एक्सिस, यानी मेटल के पास कुछ ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनके लोब कहाँ है, इस तरीके से एक्सिस के बीच में, और कुछ ऑर्बिटल ऐसे भी हैं जिनके लोब कहाँ है, एक्सिस पे ही हैं। तो इसको मैं अलग कलर से ड्रा कर देता हूँ। तो कुछ ऑर्बिटल हमारे देखिए ऐसे वाले हैं जिसके लोब कहाँ है, एक्सिस पे हैं। लेकिन जो लिगेंड है, अब हमें ध्यान देना है लिगेंड्स पे। तो लिगेंड हमेशा और हमेशा एक्सिस से आ रहा है, लिगेंड हमेशा देख रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे है। लिगेंड या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, या तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, या तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी लिगेंड हमेशा कहाँ है, अलॉन्ग द एक्सिस है। ठीक, एक्सिस पे ही है। तो अब ये मेटल के लिगेंड के पास क्या होंगे, डी जो भी ऑर्बिटल्स होंगे, अगर वो मेटल के ऑर्बिटल के साथ अप्रोच में आएगा मेटल के ऑर्बिटल के, तो होगा क्या, जैसे अगर मान लेते हैं लिगेंड, इसको मैं हटा देता हूं, इसको बना देता हूं मैं ऑर्बिटल। अब मान लेते हैं जो लिगेंड है वो इधर से आया, एक्सिस से आ रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके, ये क्या हो गया हमारा लिगेंड ऑर्बिटल। ठीक, और ये वाला क्या है हमारा, मेटल ऑर्बिटल। तो जब लिगेंड का ऑर्बिटल मेटल के ऑर्बिटल के अप्रोच में आएगा तो लिगेंड हमेशा ऐसे आ रहा है। तो देखिए जो मेटल का ये वाला ऑर्बिटल है जो एक्सिस पे है, तो वो लिगेंड भी एक्सिस से आ रहा है, मेटल का ऑर्बिटल भी क्या है, एक्सिस पे है। तो इनके और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं,
ठीक, तो जब लिगेंड क्या होगा, अलोंग द एक्सिस आएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। तो डिस्टेंस कम होने से होगा क्या, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस कम होने से रिपल्सन बढ़ जाता है, क्योंकि मेटल के ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है। सीएफटी ने बोला था मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल में क्या होता है, एक रिपल्सन होता है, क्योंकि दोनों के ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इंटरेक्शन नहीं है किसी तरह का। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना नजदीक होंगे रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस जितना कम होगा रिपल्सन क्या होगा, उतना ज्यादा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं रिपल्सन बढ़ जाएगा। और रिपल्सन बढ़ने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाती है, यानी हाई रिपल्सन होगा तो ऑर्बिटल्स क्या होगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये कौन से ऑर्बिटल है, अगर यहां पे समझा जाए कि ये एनर्जी बढ़ रही है, यानी ये कौन से वाले ऑर्बिटल है, जो एक्सिस पे हैं, तो यही वाले ऑर्बिटल हैं। यानी ये वाले ऑर्बिटल क्या है, जो T2G वाले हैं, सॉरी ये जो कौन से हैं, ये ईजी सेट है। तो ईजी सेट्स वाले में ये सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलेगा। इसको मैं बंद कर दे रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है हमारा ईजी सेट्स वाले ऑर्बिटल में। ये कंडीशन बना कि इसके ऑर्बिटल में देख रहे हैं लिगेंड ऐसे आया, ठीक, डिस्टेंस कम, रिपल्सन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी ये तीन ऑर्बिटल हाई एनर्जी में चले जाते हैं। फिर बात किए जाए इस वाला ऑर्बिटल और इस लिगेंड के बीच में देख रहे हैं हम लोग कि डिस्टेंस ज्यादा है। अगर मैंने सेकेंड कंडीशन को ले लिया और यहां पे बताना चाहा, अब इस ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में देख रहे हैं हम लोग डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मेटल का जो वो वाला ऑर्बिटल है, ऐसा वाला ऑर्बिटल मेटल का, तो ये अगर लिगेंड के अप्रोच में आएगा इस तरीके से, ठीक है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो इसके बीच में देख रहे हैं डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। यहां से देखें चाहे यहां से देखें, तो डिस्टेंस ज्यादा होने से रिपल्सन बहुत कम होगा, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होंगे। जब दूर है तो रिपल्सन कम, ठीक, दूर है तो वहां पर रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या बन रहा है, अगर इस चीज को मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इस डायग्राम के लिए कंडीशन क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। इस कंडीशन में डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिटल इज हायर, डिस्टेंस बढ़ने से रिपल्सन घट जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन घट जाएगा, और रिपल्सन घटने से क्या होगी, एनर्जी भी कम हो जाती है। तो ऐसा सिचुएशन कहां बनता है, T2G वाले ऑर्बिटल्स के सेट्स में। तो ये सिचुएशन कहां बनेगा, ये बनेगा T2G में। तो ठीक, ये बनेगा कहां, T2G में। तो ये हमें देखिए दो चीज यही समझना था। तो कौन से ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट हुए हम लोग यहां पे समझ लिए कि ये ऑर्बिटल जाएगा हाई एनर्जी में और ये ऑर्बिटल कहां जाएगा, लो एनर्जी में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक। डिस्टेंस कम होने से रिपल्सन ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होती है। डिस्टेंस ज्यादा होने से रिपल्सन कम होगा, एनर्जी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो ये हमें समझना है मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल में किस तरीके से रिपल्सन हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल डायग्राम की। तो इस चीज को कर लीजिए नोट, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट तरीके से यहाँ पे बता दिया गया है, नहीं तो इसको क्या होगा, पूरा थियोरेटिकली लिखना पड़ता। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। फिर देखिए हम लोग यहां पे बनाएंगे आगे चल के, ठीक है, इसके एनर्जी लेवल डायग्राम को। तो यहां पे हम देख लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरीके से अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में होगा। यानी अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दिए तो ये किस तरीके से ऑर्बिटल हमारे क्या होंगे, अब स्प्लिट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 5d ऑर्बिटल बना दूं, तो यहाँ पे मैं ड्रा कर दे रहा हूँ 5d ऑर्बिटल्स, ठीक। इसका नाम क्या है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गए, 5d ऑर्बिटल्स। अब 5d ऑर्बिटल्स में हम लोग देख चुके हैं
ऑक्टाहाइड्रल कंडीशन है तो T2G कहाँ जाएगा, नीचे, एनर्जी कम थी तो T2G वाला चला जाएगा नीचे, यानी जो 3 ऑर्बिटल्स हैं अब यहाँ से वो कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ, यानी इनकी एनर्जी क्या है, कम है। तो इसमें से हमारे पास 2 चले गए ऊपर हाई एनर्जी में और 3 चले जाएंगे यहाँ से नीचे लो एनर्जी में, यानी इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, T2G। कौन कौन से नीचे जाएंगे, XY, YZ और ZX वाले ऑर्बिटल्स। और ऊपर कौन कौन जाएंगे, EG वाले सेट। EG में कौन कौन था, X² माइनस Y² और DZ²। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो D ऑर्बिटल मैंने बोला था 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है। D ऑर्बिटल में क्या होगी, स्प्लिटिंग इस तरह से होगी। अगर देखा जाए यहाँ पे इसके बीच का जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, ठीक, वो कितना है, यानी इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग एक यूनिट होता है इसके लिए, ठीक है, डेल्टा O से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को दिखाते हैं किससे, डेल्टा O। डेल्टा O का मतलब क्या होता है, O का मतलब है ऑक्टाहाइड्रल, ठीक। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसको दिखाते हैं हम लोग कितना, डेल्टा O, यानी इसके बीच का जो गैप है उसे दिखाते हैं हम लोग डेल्टा O से। यहाँ पे ये 0 नहीं है, क्या है, O है। O का मतलब क्या है, ऑक्टाहाइड्रल। अब बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है वो होता है 0.6 डेल्टा O प्लस में, और इसको लिखते हैं हम लोग नीचे जो एनर्जी गैप यहाँ से यहाँ तक के बीच का है वो कितना होगा, -0.4 डेल्टा O, ठीक। तो ये हमारा बन गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर पूछेगा तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे। तो इस चीज को कर लीजिए नोट, ठीक। तो कहीं कहीं डेल्टा O को हम लोग क्या लिखते हैं, tan dq, इसकी वैल्यू जो होती है वो 10 dq के बराबर भी होती है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर डेल्टा O की जगह tan dq हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 6 dq, ठीक है, डिवाइड नहीं, क्या हो जाएगा 6 dq, और ये हो जाएगा -4 dq, क्योंकि 4 और -6, क्योंकि माइनस का मतलब ये नहीं है, माइनस का मतलब क्या है कि ये इस सेंटर से क्या है, इस जो ऑर्बिटल है इससे नीचे है इसलिए माइनस लगा रहे हैं, ये क्या है इसके ऊपर इसलिए प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। दोनों जोड़ेंगे तो हम लोग को माइनस यहाँ पर नीचे के लिए, नीचे दिखाने के लिए बस माइनस प्लस लगाया गया है, ऊपर के लिए प्लस लगाया, नीचे दिखाने के लिए माइनस लगाया गया है। तो टोटल वैल्यू 6 और 4 क्या आएगी, 10 आएगी। यहाँ पे 0.6 0.4 ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो क्या लिख दिए, डेल्टा O। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। ठीक, देखिए बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, यानी जो डेल्टा O हमारा आया है उस डेल्टा O को किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, यानी डेल्टा O किस तरीके से कैलकुलेट करना है हमें। तो डेल्टा O को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, हमें ध्यान देना होगा कि लिगेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले हमें लिगेंड को समझना होगा कि कौन से लिगेंड स्ट्रांग है कौन से वीक है, यानी मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, तो उस चीज को पहले हम लोग आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो लिगेंड देखिए 2 टाइप्स के हैं, एक स्ट्रॉन्ग भी है और वीक भी है। तो ये बात देखिए बार बार आ रही थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये वीक लिगेंड है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन से लिगेंड स्ट्रांग है कौन से वीक हैं। तो ये पता चला हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए यहाँ पे बना हुआ है, जो कि वीक टू स्ट्रांग हम लोग जा रहे हैं, यानी वीक लिगेंड से स्ट्रांग लिगेंड की ओर जा रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है लिगेंड के स्ट्रेंथ का। तो सबसे वीक हमारा आयोडीन है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सबसे स्ट्रांग क्या है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। तो जैसे देखिए हमारे पास एक है बीच में वाटर, तो वाटर के यानी इंक्लूडिंग वाटर, यानी वाटर को लेकर इधर की ओर जितने भी लिगेंड्स हैं इंक्लूडिंग वाटर, ठीक है, इधर चलेंगे हम लोग पीछे की ओर, तो जितने भी लिगेंड दिखेंगे सब क्या है, वीक फील्ड लिगेंड हैं, ठीक। और वाटर को छोड़कर जब आगे बढ़ेंगे इधर सब क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो मैंने बोला था एक शॉर्ट ट्रिक में कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास कार्बन या नाइट्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जनरली इसमें क्या देखिए नाइट्रोजन कार्बन
फिर यहाँ भी देख सकते हैं EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रास्टेट, इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। फेनिल, ठीक है, तो फेनिल में भी क्या है, कार्बन है, फिर नाइट्रोजन। एथिलीन डायमीन में नाइट्रोजन है, पिरिडीन में नाइट्रोजन है, NO2 में नाइट्रोजन दिख ही रहा है, PPS3 में भी क्या है, कार्बन है, CN में कार्बन दिख ही रहा है, यहाँ भी कार्बन दिख रहा है। तो कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो वाटर के इधर सारे के सारे स्ट्रॉन्ग, इधर सभी के सभी वीक हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग समझ सकते हैं कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक लिगेंड है। तो अब हमें पता चल गया स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में। तो अगर मेटल के पास कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके साथ कोऑर्डिनेटेड है, या कोई वीक लिगेंड है कोऑर्डिनेटेड, तो वो किस तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरेंगे। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते ही सभी इलेक्ट्रॉन मेटल के क्या कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में पेयर्ड अप हो जा रहे थे। तो वो क्यों पेयरिंग हो रहा है, तो उस चीज को हम लोग यहां से अब समझेंगे। एक डायग्राम बना के, जिसमें मैं क्या करूंगा, दो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, और दोनों एग्जाम्पल में एक हमारा होगा स्ट्रॉन्ग वाला, एक होगा वीक वाला, और उन दोनों के हेल्प से हम लोग फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे इन अ डी ऑर्बिटल, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड के केस में। तो आइए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक, दो एग्जाम्पल लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल में। तो यहां पे देखिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। जैसे अगर बात की जाए एक एग्जाम्पल की, तो यहां मैं ले लेता हूं FeH2O6। ठीक, और यहां हम लेते हैं, मान लेते हैं इस पे क्या है, 2+ चार्ज है, यानी Fe क्या है, 2+ स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, और ये हमारा जो वाटर है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं ये कैसा है, वीक फील्ड। ठीक, ये हमारा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। अब यहां बात की जाए एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, तो मैं यहां ले रहा हूं FeNH3,6 ऑक्टाहाइडल है, 6 लिगेंड, और इस पर भी मान लेते हैं कितना चार्ज है, 2+। तो अमोनिया हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब देखिए दोनों के अंदर क्या है, F यानी Fe है, मेटल क्या है हमारा, दोनों का दोनों ही क्या है, आयरन है। तो Fe की अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितना है इसका, सेकेंड, यानी +2 है, क्योंकि वाटर भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया भी न्यूट्रल है। तो जो चार्ज होगा 2+, वो किसका होगा, Fe का ही होगा। तो Fe का क्या है, +2 चार्ज है। अगर बात की जाए इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो Fe के पास आउटर सेल में क्या हो जाएगा, 3d6 और 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो 4s में क्या होगा, 0। तो आइए हम लोग बनाते हैं इसके स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल डायग्राम को, जो कि अभी मैंने बनाया था। तो अब इसके आयरन के लिए बनाएंगे। तो यहां देखिए क्या है, 5 डी ऑर्बिटल हमारे पास आयरन के प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 डी ऑर्बिटल हैं, डी जनरेट वाले। अब हमको पता है, देखिए होता क्या है, अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी गैप है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर मैं ले लूं, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और मेटल के ऑर्बिटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो मेटल के ऑर्बिटल से रिपल्सन क्या ज्यादा होता है। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा, एनर्जी उतनी अधिक होगी, तो स्प्लिटिंग भी क्या होगा, स्प्लिटिंग का जो गैप होगा वो बड़ा हो जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। अगर लिगेंड वीक होगा तो मेटल के ऑर्बिटल के साथ रिपल्सन तो होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग के कंपेयर में रिपल्सन क्या होता है, कम हो जाता है। रिपल्सन कम होने से जो स्प्लिटिंग एनर्जी गैप होता है डेल्टा ओ, वो भी क्या होता है, वो कम रहता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। स्प्लिटिंग होगा ऐसे ही, T2G नीचे ही रहेगा, Eg ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो स्प्लिटिंग जैसे हो रहा था वैसे ही होगा, लेकिन बस एनर्जी गैप का जो सेपरेशन होता है वो कम और ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग में ज्यादा होगा, वीक में कम होगा। तो अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड के लिए एनर्जी गैप बनाऊं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, इसके कंपेयर में कम होगा। ये नाम इसका Eg ही रहेगा और इसका नाम T2G ही रहेगा, लेकिन ये एनर्जी गैप क्या है, थोड़ा सा कम दिखेगा हमें। ठीक है, वीक के केस में। तो अब हम लोग देखिए बात करेंगे, ठीक है, दो तरह के एनर्जी के बारे में। तो एक हम लोग लेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, और फिर बात करेंगे पेयरिंग एनर्जी क्या होती है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी, इन दोनों चीज़ों की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे पहले अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को फिल करा दूं,
तो देख सकते हैं हम लोग Fe के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये अबाउ के रूल के अकॉर्डिंग ही जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ऑर्बिटल में, वैसे ही मैंने भर दिया। ठीक, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरीके से ऑक्यूपाई हो जाएंगे मेटल के ऑर्बिटल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, हुंस रूल। ठीक है, हुंस के अकॉर्डिंग इस तरह से हम लोग फिल कर दिए। अब देखिए बात की जाए कि इस वाले ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, इसमें कैसे होगी। ठीक है, तो यहां से हम लोग चीजों को आइए समझते हैं पहले। तो अब देखिए यहां पे हम लोग दो तरह की एनर्जी की बात करेंगे। तो एक हम लोग लेते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब मैं यहां पे बात करूंगा पहला पेयरिंग एनर्जी, इसे मैं शॉर्टकट में लिखने जा रहा हूं ईपी, ये सिंबल ध्यान देना है आप लोगों को। और एक होती है स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी, इसे मैं लिखूंगा ES से। ठीक, तो ये सिंबल बस ध्यान देना है, इसमें कोई वो नहीं है, अपने से बनाया गया है। तो ये पेयरिंग एनर्जी है और क्या है, एक स्प्लिटिंग एनर्जी है। कहने का मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड अप होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होने में भी क्या होती है, एनर्जी खर्च होती है। और किसी इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, उसे बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। यानी पेयर्ड होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। यानी इस इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक, और इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है तो इसमें क्या होगी, एनर्जी खर्च होगी। यानी दोनों को पेयर्ड होने में एनर्जी लगती है, उसे बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। अगर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, इसे कहीं हाई स्टेट में जाना है तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे बोलेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी। मान लेते हैं लो एनर्जी में है, जाना होगा हाई एनर्जी में, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी खर्च होगी उसे बोलेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी। यानी उसको स्प्लिट करने में भी एनर्जी खर्च हो रही है। तो यहाँ पे देखिए दो तरह की एनर्जी है। तो अगर बात की जाए इस वाले कंडीशन में और इस वाले कंडीशन में, तो यहाँ पे देखिए है क्या कि एनर्जी गैप बहुत कम है। एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इस कंडीशन में जो पेयरिंग एनर्जी है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ EP, वो ज़्यादा होता है स्प्लिटिंग एनर्जी के कंपेयर में। यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड होने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा और ऊपर जाने में, यानी नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल, हायर वाले ऑर्बिटल में जाने में एनर्जी कम लगेगी। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक 3 रूम है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास इस तरह से 1 2 और 3 रूम है। अब इसमें 2 लोगों को रहना है, तो एक लड़का आया, ठीक, वो रह रहा है इस तरह से अकेले। अब इसका मान लेते हैं जो रेंट है वो 500 रुपये है, मान लेते हैं जनरली, ठीक है। तो ये 500 दे के अकेले रह रहा है। अब इसके साथ अगर एक और आया रहने के लिए, ठीक है, तो इसको क्या होगा, ये 500 अकेले दे रहा है पूरे रूम का, इसके साथ अगर आया तो 50% वो देगा, यानी 250-250 दोनों अगर देंगे तो एक ही रूम में, ठीक है, रहेंगे। लेकिन अब फिर क्या दिक्कत आई कि एक यहाँ पे भी अलग से एक रूम बना हुआ है 2 ठो, ठीक है। अब जिसमें अकेले रहने का भाड़ा केवल क्या है, 100 रुपये। तो अगर इसके साथ रहने का, इसको अकेला इसके साथ रहने के लिए कितना लग रहा है, 250, यानी 250 रुपये, यानी 500 पूरा भाड़ा है अकेले रहने के लिए, ठीक है। ये पूरा 500 दे रहा है, इसके साथ क्या दोनों डिवाइड कर 250, तो इसको इसके साथ रहने के लिए देना पड़ रहा है 250 रुपये। और एक रूम और है, वहां पे क्या है, अकेले रहने के लिए बस केवल लग रहा है 100 रुपये। तो अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो अब ये कहाँ रहना पसंद करेगा, इसके साथ या अकेले? तो ये हमेशा क्या होगा, अकेले रहना पसंद करेगा, क्योंकि अकेले रहने के लिए क्या है, उसको बहुत कम पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। 100 रुपीज़ में क्या है, ये अकेले आराम से रह सकता है, इसके साथ रहने का ज़्यादा भाड़ा लग रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, पेयरिंग एनर्जी, यानी इसके साथ रहने में, यानी पेयर्ड होने के लिए इसको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, अकेले के लिए कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो यही सिचुएशन देखिए यहाँ पे बनता है जब वीक फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग हम लोग देखते हैं। तो यानी अगर मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरीके से भर दिए, 1 2 और 3, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयर नहीं होगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। इसके साथ रहने में क्या है, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, अकेले कम देना पड़ रहा है। तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो सेपरेट वाले ऑर्बिटल में जाएगा, चौथा भी और 5वां भी,
फिर जो 6 वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, उसको पेयर्ड होना पड़ेगा। तो इसको मैं पेयर्ड करा देता हूँ। तो ये कंडीशन देखिए यहाँ बनता है, यानी पेयर्ड होने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, ठीक है, अकेले जाने में कम एनर्जी देना पड़ रहा है, स्प्लिट होने में एनर्जी कम लग रही है। तो ये हमें ध्यान देना है। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग वाले केस में, जब ज़्यादा स्प्लिटिंग हो गया है तब हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए उल्टा कहानी है, यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला ऑर्बिटल बहुत दूर है। तो यहाँ पे क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है। यानी अब उस लड़के को इसके साथ रहने के लिए पैसा क्या है, कम देना पड़ेगा, लेकिन अलग से रहने के लिए बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो वो क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं इसके साथ रहने के लिए कितना लग रहा था, 250 रुपये। अकेले रहने का अब 100 लग रहा था, लेकिन अब जो अकेले रहना है वो वाला घर क्या है, बहुत दूर हो गया। तो अब वहाँ जाने के लिए उससे देना पड़ेगा 300 रुपये मान लीजिए। तो वो क्या करेगा, दिक्कत सह के उसी के साथ अब रहना पसंद करेगा 250 दे के, ठीक है, उसी के साथ, क्योंकि अब 300 नहीं दे पाएगा, क्योंकि क्या है उसके पास उतना पैसा मान लेते हैं नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसके साथ ही रहना पसंद करेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसा अकेले के लिए अब देना पड़ रहा है। तो वो सिचुएशन यहाँ बनता है। तो साथ में रहने का भाड़ा क्या है, कम, यानी एक इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड होने में एनर्जी कम देनी पड़ रही है, यहाँ पे अलग से रहने में एनर्जी क्या है, अधिक देनी पड़ रही है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को तो भरना ही है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा उसको यहाँ पे एनर्जी कम लग रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तब पेयर्ड होना चाहेगा। तो ये चौथा इधर आया पेयर्ड, 5वां भी आया और 6वां भी पेयर्ड। तो सारे जब पेयर्ड हो जाएंगे तब हमारा जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा 7वां वाला, अब उसको यहाँ जाना ही पड़ेगा कि अब जगह नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग क्या होगी, इस तरीके से, वीक फील्ड में इस तरीके से। तो हमें ये कॉन्सेप्ट एकदम समझना जरूरी है। यहाँ स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग कम, यहाँ पेयरिंग ज़्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग देख रहे थे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आ रहा था तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थे वो क्या थे, पेयर्ड अप हो जा रहे थे। क्यों हो रहे थे, अब सोच सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं पेयर्ड अप क्यों हो रहे थे, क्योंकि कंडीशन यही है। पेयर्ड होने का रीजन क्या है, यही रीजन हो रहा था वहां पे, जो कि बीबीटी ने नहीं बता पाया। पेयर्ड इसलिए हो रहे थे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी गैप ज़्यादा होती है, ज़्यादा होने की वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या थे, पेयर्ड हो रहे थे। तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती क्या कर रहे थे, पेयर्ड करा रहे थे। लेकिन उसके पीछे का रीज़न तो यहाँ बताया गया, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में एनर्जी गैप ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए ये पेयर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक एक्सेप्शन दूर हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ठीक। तो इसको कर लीजिए नोट, जो कि क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारा बन गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड में कैसे होता है, T2G का और EG वाले सेट का। तो ये हमारा क्या था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, और उसमें भी क्या करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, कुछ खास नहीं बचा हुआ इस चैप्टर में। उसके बाद हमारे पास थोड़े मोड़े कलर्स के बारे में बात करना है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का लिगेंड है जिसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा आगे चल के देख लेंगे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।